डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। किसी भी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप नाइस स्टोरीज पर नए हैं तो दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। विक्रम सिंह ने पीछे चल रहे चमचों की परवाह नहीं की, एक मोड़ लिया और दोनों महिलाओं के साथ एक उच्च स्तरीय ब्रांड स्टोर में प्रवेश किया। क्लर्क चित्रा ने ग्राहकों को आते देख तुरंत उत्साह के साथ उनकी ओर दौड़ लगाए। हालांकि विक्रम और अन्य लोगों के पहनावे को देखकर उसका उत्साह एक पल में गायब हो गया। बाहर जाओ, हमारे मालिक यहाँ नहीं है, हमारे पास तुम लोगों के लिए पैसे नहीं हैं। चित्रा ने उन्हें भगाते हुए अधीरता से बड़बड़ाया, वे सुरक्षा गार्ड किस लिए हैं? वे यहाँ किसी को भी कैसे आने दे सकते हैं? नीरव और अंजलि सिंह असमंजस में थीं, जबकि विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, हम यहाँ कपड़े देखने आए हैं। कपड़े देखने? चित्रा एक पल के लिए रुकी, फिर भौहें चढ़ाकर बोली, कपड़ों में देखने को क्या है? हम यहाँ कपड़े बेचने आए हैं, प्रदर्शन करने नहीं। चित्रा दीदी, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? रोहन अय्यर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे युवा मालिक रोहन, आप यहाँ हैं। चित्रा ने तुरंत एक अलग चेहरा लगाया और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आज नई खेप आई है, क्या आप देखना चाहेंगे? जब मैं यहाँ हूँ तो बेशक मुझे देखना है, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा और विक्रम की ओर इशारा करते हुए जोड़ा, वैसे ये मेरा सहपाठी है, इसका भी ख्याल रखना। चित्रा, जो बहुत चतुर थी, ने गौर किया कि रोहन की नजरें नीरव पर टिकी हुई थीं और तुरंत स्थिति समझ गई। इस युवा लड़की मीरा, जो नौकरी में नहीं होनी चाहिए, के चेहरे पर डरपोक भाव थे और वह हकलाते हुए विक्रम और अन्य लोगों के पास आए। स्वागत है हमारे स्टोर में। विक्रम ने चित्रा की ओर देखा और पूछा, यहाँ आपके बिक्री क्लर्कों के लिए कमीशन कैसे गणना होता है? उदाहरण के लिए, अगर आप हमें गाइड करती हैं और हम कपड़े खरीदते हैं तो सारा कमीशन आपका होगा, है ना? विक्रम ने पूछा। हाँ, मीरा ने सिर हिलाया, उसका चेहरा थोड़ा अजीब था। वह वहां आधा महीना काम कर चुकी थी, बिना एक भी कपड़ा बेचे, और उसे निकाले जाने की कगार पर थी। ठीक है, मीरा ने नीरव और अंजलि को साथ ले गई। भले ही वह हकलाती थी और वाक्पटुता की कमी थी, वह अपने काम में काफी कुशल थी। जल्द ही उसने दोनों महिलाओं के लिए कई पोशाकें चुन लीं। हालांकि ये नीरव थी सने वास्तव में सभी को चकित कर दिया। एक शुद्ध सफेद शिफॉन ड्रेस में उसकी पतली कमर बंधी हुई थी, जैसे कि उसे एक हाथ से पकड़ा जा सकता हो। उसके लंबे बाल कंधों पर लहरा रहे थे, रात की तरह काले। उसका चेहरा चमकदार सुंदर था, इतना आश्चर्यजनक कि उसे सीधे देखना लगभग असहनीय था, जैसे कोई स्वर्ग से उतरी अप्सरा। लजाते हुए चेहरे के साथ नीरव ने विक्रम की ओर देखा और धीरे से पूछा, भाई विक्रम, मैं कैसी दिख रही हूँ? विक्रम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने नीरव को अविश्वास के साथ देखा और कांपती आवाज में कहा, मेरे भगवान, क्या इस दुनिया में वाकई इतनी सुंदर लड़की हो सकती है? रोहन अय्यर की आंखें बाहर निकलने को थीं, और उसके पास खड़ी चित्रा भी उतनी ही हैरान थी। ऐसी सुंदरता इतने गरीब व्यक्ति के साथ कैसे हो सकती थी? ये ड्रेस कितने की है? रोहन अय्यर ने तुरंत पूछा। अब वह अपनी संपत्ति दिखाने का समय था। 13,200, चित्रा ने तुरंत जवाब दिया, साथ ही विक्रम की ओर एक नजर डाली। वह कीमत ज्यादातर लोगों को डराने के लिए काफी थी। केवल 13,000, रोहन अय्यर ने होंठ बिचकाए, जैसे कि पूरी तरह से तिरस्कार करते हुए। हालांकि उनकी आंखें विक्रम की ओर देख रही थीं, ये देखने के लिए उत्सुक कि विक्रम इस राशि से कितना हैरान होगा। सब फिर से हैरान हो गए। ये पोशाक पिछले वाली से अलग शैली की थी, लेकिन नीरव पर इसमें जरा भी असंगति नहीं थी, बस लुभावनी सुंदरता थी। मैं इतने सालों से बिक्री में हूं और मैंने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी जो हर एक पोशाक को इतनी खूबसूरती से पहन सके। चित्रा ने खुद को रोक नहीं पाए और चिल्लाए, ये कपड़े नहीं हैं जो उसे और सुंदर बनाते हैं, ये वह है जो कपड़ों को और सुंदर बनाती है। अरे चित्रा दीदी, क्या आप कुछ ज्यादा ही मांग नहीं रही? समीर ने तुरंत हंसते हुए टिप्पणी की। विक्रम के माता पिता दोनों गुप्ता मशीनरी फैक्ट्री में काम करते हैं। उनकी सालाना तनख्वाह एक पोशाक भी नहीं खरीद सकती। उनसे एक खरीदने को कहना उतना ही है जितना उनसे अपनी किडनी बेचने को कहना। विक्रम ने फिर भी उसकी परवाह नहीं की, बल्कि मीरा की ओर मुड़ा और कहा, मैंने अभी जो इंगित किए थे वे मुझे नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ मेरे लिए पैक कर दो। मीरा ने चिल्लाया और बाकी सभी की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। विक्रम को ऐसे घूरते हुए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। सब कुछ पैक कर दो। क्या विक्रम पागल हो गया था?
क्या उसे पता था कि ये सारे कपड़े कितने के होंगे? यहाँ तक कि रोहन अय्यर भी ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे। तुमने क्या कहा? चित्रा ने अपनी आंखें चौड़ी की। मैंने कहा सब कुछ पैक कर दो, विक्रम सिंह ने कहा। क्या तुम्हें पता है कि सब कुछ पैक करने में कितना पैसा लगेगा? चित्रा ने जोर से चिल्लाया। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब्जी मंडी है? सब कुछ पैक कर दो। मैं तुम्हें बता दूं, ये सारे कपड़े, अगर तुम इन्हें खरीदते हो तो यह 1 मिलियन से कम नहीं होगा। आसपास की भीड़ हंसने लगी। कपड़ों पर 1 मिलियन खर्च करना, अब इसे कहते हैं असली फिजूल खर्ची। कम से कम कानपुर में आपको इतने फिजूल खर्च लोग नहीं मिलते। किसने कहा कि मैं ऐसे खरीदने जा रहा हूं? विक्रम ने सीधे सिर हिलाया। क्या डर गए? अब बड़बोलेपन नहीं कर रहे? चित्रा जोर से हंसी। तुम दिखावा कर रहे थे, है ना? चलो फिर से दिखावा करो, मुझे दिखाओ। सचमुच, क्या आजकल लोग बिना सोच विचार के बड़ी बात करते हैं? सब कुछ पैक कर दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब्जियां खरीद रहे हो? विक्रम ने आराम से कहा। हर डिजाइन के मुझे दो लाओ, ताकि मैं इन्हें बदल बदल कर पहन सकूं। सबके मुंह से खून निकलने वाला था। अरे, एक एक काफी नहीं था, वह दो दो चाहता था। एक की कीमत 1 मिलियन से ज्यादा थी, 2 की तो 2 मिलियन से ज्यादा हो जाएगी, है ना? क्या बड़बोलेपन की कोई सीमा नहीं है? तुम कब तक ऐसा करते रहोगे? चित्रा गुस्से में बोली। मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पहले पैसे देने होते हैं, फिर कपड़े मिलते हैं। तुम सब कुछ पैक करना चाहते हो, ठीक है, मुझे पैसे दिखाओ। विक्रम ने चित्रा की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, ये कपड़े मैं मीरा से खरीद रहा हूं, इसका तुमसे क्या लेना देना? विक्रम ने हल्के से मुस्कुराया और एक कार्ड निकाला, उसे मीरा को सौंपते हुए कहा, मेरे लिए चेक करो कि इस कार्ड में पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। चित्रा ने कार्ड रीडर पर नंबर दिखने का इंतजार किया और आत्मसंतुष्टि से बोली, लड़के, अगर तुमने खाली कार्ड से लोगों को धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुरंत पुलिस को बुलाऊंगी। 80 मिलियन। मीरा ने आखिरकार पूरा नंबर बोला। दृश्य में मृत सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद रोहन अय्यर अंततः होश में आया और जोर से चिल्लाया, असंभव, तुमने जरूर गलत देखा होगा, मुझे देखने दो। वह दौड़ कर गया, मशीन को छीना, उसे देखा और कई बार गिनने के लिए अपने हाथ से दबाया, फिर अंत में एक कुर्सी पर ढह गया। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह रोहन अय्यर के साथ क्यों उलझती? विक्रम ही असली धन कुबेर था। रोहन अय्यर यहाँ कुछ सालों से कपड़े खरीद रहा था और उसने केवल कुछ लाख खर्च किए थे। जल्दी से हिसाब किया गया और मीरा ने धीमी आवाज में कहा, कुल मिलाकर 2,07,30,000 है। क्या मैं कार्ड स्वाइप करूं? जल्दी नहीं, विक्रम ने हाथ हिलाकर कहा, मेरी बहन ने अभी अपने कपड़े चुनना खत्म नहीं किया है। उसके लिए भी वैसा ही एक और सेट लाओ जैसा हमने चुना है। क्या मीरा ने अपनी आंखें चौड़ी की? क्या यह 1 और 2 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा? तो क्या विक्रम का ऑर्डर 5 मिलियन से ज्यादा हो जाएगा? चित्रा उस पल खुद को लात मारना चाहती थी। 5 मिलियन से ज्यादा का सौदा उसके हाथ से कैसे निकल गया? बड़े भाई, मैं आपकी मदद करती हूँ, मुझे बच्चों के कपड़ों का बहुत अनुभव है। चित्रा ने बेशर्मी से खुद को स्वयंसेवक बनाया। जरूरत नहीं, विक्रम ने सीधे कहा, हम कपड़े चुन लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, ताकि हम तुम्हें परेशान न करें। ये वही शब्द थे जो चित्रा ने पहले विक्रम और उनके समूह को भगाने के लिए इस्तेमाल किए थे। अब विक्रम द्वारा इन्हें वापस सुनना सबसे बड़ी विडंबना थी। जैसे ही राशि बोली गई, मीरा पूरे शरीर में कांप रही थी। हालांकि विक्रम बहुत उदार था, पैसा अभी तक भुगतान नहीं हुआ था, इसलिए कुछ भी अंतिम नहीं था। विक्रम के कार्ड में 80 मिलियन थे, लेकिन क्या वह वाकई 5 मिलियन से ज्यादा कपड़ों पर खर्च करने को तैयार होगा? ठीक है, विक्रम ने बिना किसी भाव के कहा, तो चलो, कार्ड स्वाइप करो। एक धमाके के साथ चित्रा जमीन पर ढह गई। इतना बड़ा सौदा उसकी कई सालों की बिक्री के अनुभव में अभूतपूर्व था। उसने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था और अब यह उसके हाथ से निकल गया। चित्रा वह पहली विक्रेता थी जिसने विक्रम और उनके समूह का स्वागत किया था जब वे आए थे, फिर भी उसने इस विशाल सौदे को पूरी तरह से चूक लिया। मीरा ने अपने हाथ कांपते हुए कार्ड स्वाइप किया और फिर घबराहट में विक्रम के कपड़ों को पैक करने लगी। दुकान में ज्यादा लोग नहीं थे, केवल 3। चूंकि विक्रम मीरा को पैकिंग करने नहीं दे रहा था, इसका मतलब था कि चित्रा और स्टोर मैनेजर नलिनी को पैकिंग करनी थी। नियमों के अनुसार चित्रा और नलिनी मना नहीं कर सकती थी। नलिनी को बेशक कुछ कहना नहीं था। इतना बड़ा सौदा करने के बाद वह इतनी खुश थी कि उसे विक्रम की किसी भी मांग की परवाह नहीं थी। चित्रा हालांकि अवाक थी।
अरे, उसे कपड़ों के कमीशन से एक पैसा भी नहीं मिलेगा और अब उसे पैकिंग में भी मदद करनी थी। मीरा के चेहरे पर शर्मिंदगी दिखी क्योंकि उसने धीमी आवाज में कहा, मैं अब खाली हूं, मुझे करने दो। जरूरत नहीं, विक्रम ने हाथ हिलाकर कहा। तुम अपने काम में बहुत कुशल हो, मेरे साथ दूसरी दुकानों पर जाकर उनके लिए कुछ सामान चुनने में मदद करो। कोई दिक्कत नहीं है ना? मीरा हैरान थी। इस मॉल में व्यापार छोटी ईयों के बीच समझौते थे। चाहे वह विक्रम को खरीदारी के लिए कहीं भी ले जाए, जब तक लेन देन पूरा होता उसे कमीशन मिलता। नलिनी मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रही थी और जल्दी से बोली, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मीरा, जाओ और युवा मालिक विक्रम के साथ अच्छे से देखो। सुनिश्चित करो कि सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित हो। मैं तुम्हें आज छुट्टी देती हूँ। चित्रा, तुम क्या सोच रही हो? आओ और युवा मालिक विक्रम के कपड़ों में मदद करो। चित्रा के चेहरे पर असंतोष दिखा, लेकिन उसे फिर भी नम्रतापूर्वक जाकर स्टोर मैनेजर नलिनी की मदद करनी पड़ी कपड़ों को पैक करने में। जहां तक मीरा की बात है, उसे इस तरह के श्रम में शामिल होने की जरूरत नहीं थी और वह विक्रम सिंह और अन्य 2 लोगों के साथ मॉल में घूमने लगी। बकवास। रोहन अय्यर ने उसकी ओर तीखी नजर डाली। जाओ, 80 मिलियन की कीमत वाला कार्ड चुराकर दिखाओ मुझे। समीर ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। ये वाकई सच था। कोई 80 मिलियन वाला कार्ड कहां से चुराएगा? लेकिन ये लड़का तो पूरी तरह से गरीब है। वह बचपन में एक आइस लॉली भी नहीं खरीद सकता था। अचानक इतना पैसा कहां से आया? समीर ने निराशा से कहा, उसे छोड़ो। उसके आसपास के रिश्तेदार और दोस्तों में भी कोई अमीर नहीं है। उसे यह पैसा कहां से मिला? लक्ष्मण, बॉस लक्ष्मण। समीर चौंक गया। लक्ष्मण अय्यर कानपुर के जाने माने व्यापारियों में से एक थे, जिनकी कुल संपत्ति 2 से 300 मिलियन थी। लेकिन क्या वह विक्रम को 80 मिलियन का कार्ड देगा? मेरे चाचा लंबे समय से विक्रम को बहुत महत्व देते हैं और मुझे समझ नहीं आता क्यों वह अपनी एती कविता की खुशी तक को कुर्बान कर देंगे सिर्फ विक्रम का भला करने के लिए। रोहन अय्यर ने दांत पीसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि उन्होंने ये सब पहले से ही व्यवस्थित कर रखा था। यह 80 मिलियन, यह जरूर मेरे चाचा की ओर से होगा। क्या ये ज्यादा नहीं हो गया? समीर ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे चाचा, जो अपने परिवार के प्रति इतने उदासीन हैं, वे एक बाहरी व्यक्ति के लिए इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? मुझे कैसे पता? रोहन अय्यर ने गुस्से में कहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद दांत पीसते हुए बोला, नहीं, यह नहीं चलेगा। मुझे अपनी चाची को इसके बारे में बताना होगा। यह मेरी चाची के परिवार का पैसा है। वे इस निक ममे को इससे फिजूल खर्ची करने कैसे दे सकते हैं? मेरी चाची को ये पैसा वापस लेना होगा। 2 घंटे बाद मीरा 2 शॉपिंग कार्ट धकेलते हुए लौटी, जो बड़े और छोटे बैगों से भरे हुए थे। मीरा का चेहरा चमक रहा था। उन पैकेजों के ब्रांडों को देखकर ही कोई अनुमान लगा सकता था कि विक्रम ने इस बार भी काफी राशि खर्च की थी। जैसे ही चित्रा ने सारे कपड़े पैक करना खत्म किया, उसने मीरा को पूरी तरह से भरे हुए लौटते देखा और उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। ये सब मूल रूप से उसका था, फिर भी उसने इसे मीरा को सौंप दिया। युवा मालिक विक्रम, आपके सारे कपड़े पैक हो गए हैं, नलिनी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हुए। सामान बहुत सारा है। क्या हम किसी को आपके घर तक डिलीवरी के लिए व्यवस्थित करें? ये घर घर डिलीवरी सेवा आमतौर पर उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आज विक्रम ने उनकी दुकान में 5 मिलियन से ज्यादा खर्च किए थे, तो घर डिलीवरी की बात तो छोड़िए, वे सामान दिल्ली तक भेजने को तैयार होते। विक्रम ने सिर हिलाया। इतना सामान था कि उनके तीनों के लिए इसे ले जाना वाकई सुविधाजनक नहीं था। नलिनी ने जल्दी से चित्रा को कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए बुलाया और चुपके से मीरा से पूछा, कैसा रहा? इस बार उन्होंने कितना खरीदा? 7 मिलियन। मीरा ने लजाते हुए चेहरे के साथ कहा। वह इतनी खुश थी कि लगभग बेहोश हो रही थी। इन 7 मिलियन का कमीशन, भले ही 5 मिलियन के कमीशन जितना न हो, फिर भी एक महत्वपूर्ण राशि थी। इसके अलावा मुख्य बात यह थी कि उसने आज विक्रम को कई दुकानों पर साथ लिया था, जहां उसने बिना एक पल की हिचकिचाहट के खूब खर्च किया था। इन दुकानों के कर्मचारी स्वाभाविक रूप से इतने बड़े व्यापार से बहुत खुश थे और मीरा के प्रति बहुत आभारी थे कि वह विक्रम को लेकर आए। ये कहा जा सकता है कि आज की खरीदारी की होड़ के बाद मीरा ने इस मॉल में बड़ा नाम कमा लिया था और कई दोस्त भी बना लिए थे। मीरा यहाँ आधा महीना काम कर चुकी थी और ज्यादा लोगों से परिचित नहीं थी, लेकिन आज सिर्फ 2 घंटों में कई लोगों ने उसे दोस्त मान लिया। इस पल मीरा की स्वर्ण मॉल में प्रतिष्ठा आसमान छू रही थी, जो उसका सबसे बड़ा लाभ था। कम से कम वह अब इस मॉल में निश्चित रूप से फल फूल सकती थी।
नलिनी भी खुशी से भरी हुई थी। मैनेजर के रूप में न केवल मीरा को विक्रम की खरीदारी से कमीशन मिला बल्कि उसे भी कमीशन प्राप्त हुआ। तभी दूर से एक गुस्से भरी आवाज आई, विक्रम सिंह। विक्रम ने सिर घुमाया और देखा कि कविता अय्यर की मां शोभा अय्यर कई लोगों के साथ तेजी से आ रही थीं। उन्होंने हाई हील्स पहनी थीं जो फर्श पर जोर से खटखट कर रही थीं। शोभा चाची अंजलि सिंह ने मधुरता से पुकारा। उनका परिवार हमेशा लक्ष्मण अय्यर के पक्ष से करीबी रहा था। इसलिए अंजलि हमेशा लक्ष्मण अय्यर और उनकी पत्नी को चाचा और चाची कहती थी। हट जाओ, शोभा अय्यर ने गुस्से में चिल्लाया, मेरे साथ इतना प्यार मत दिखाओ, तुम बेशर्म चोरों का झुंड। विक्रम का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने सख्ती से कहा, अंजलि आपको चाची कहती है, इसमें क्या गलत है? आप एक बच्चे से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? तुम मुझे बकवास से बचाओ। शोभा अय्यर चिल्लाई, तुम हमारे परिवार का पैसा चुराते हो और बाहर आकर इसे उड़ाते हो। उस सस्ती लड़की के लिए कपड़े और गहने खरीदते हो और फिर भी सोचते हो कि तुम सही हो। मैं सोच रहा था कि वह इतना खर्च क्यों कर रहा है, पता चला यह उसका अपना पैसा नहीं है। उनके कपड़े देखो, वे बिल्कुल अमीर लोगों जैसे नहीं लगते। सोचो कि पैसा चुराया गया है और फिर भी मॉल में दिखावा करने की हिम्मत, ये तो बिल्कुल बेशर्मी है। चित्रा ने मौका पकड़ा, उत्साह से बोली, मुझे पता था, मुझे पता था। इस गरीब लड़के को इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? चुराया हुआ, वहीं से। चुराए हुए पैसे को इतनी बेरहमी से खर्च करना और लड़कियों के सामने दिखावा करना, तुम्हें वाकई कोई शर्म नहीं है। विक्रम का चेहरा बर्फ सा ठंडा था और उसने कहा, शोभा, आपको सबूत के साथ बोलना चाहिए। मैंने तुम्हारे परिवार का पैसा कब चुराया? मेरे साथ अभी भी मूर्ख बनने की कोशिश कर रहे हो। शोभा अय्यर ने गुस्से में चिल्लाया, मैं तुमसे पूछती हूँ, वह कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला? और उसमें का पैसा कहाँ से आया? अरे विक्रम, तुम 3 साल बाहर रहे और कुछ नहीं सीखा, लेकिन बड़बोलेपन करना जरूर सीख लिया। शोभा अय्यर ने तीखी नजरों से कहा, तुम्हारा कार्ड, तुम्हारा पैसा, 80 मिलियन। विक्रम, अगर तुम अपनी 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को बेच दो तब भी इतना नहीं जमा होगा। क्या तुम कह रहे हो कि यह तुम्हारा पैसा है? शोभा अय्यर, जो कहना चाहती हो कहो, लेकिन लोगों का अपमान मत करो। विक्रम ने गंभीरता से कहा, यदि लक्ष्मण अय्यर का लिहाज न होता तो वह शोभा अय्यर के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करता। तुमने मेरे परिवार का पैसा चुराया और फिर भी उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूं। शोभा अय्यर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और वह चिल्लाई, विक्रम सिंह, मैं तुम्हें बता रही हूं, मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। इस चोर को मैं जेल में दिलवाऊंगी। सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे माता पिता और इस सस्ती लड़की को भी। नीरव के चेहरे पर घबराहट छा गई और अंजलि सिंह विक्रम के पीछे छिप गई। उसका छोटा शरीर लगातार कांप रहा था। बिल्कुल, उसे गिरफ्तार करो, पुलिस को बुलाओ। ऐसे चोरों के साथ कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। चित्रा ने जोर से चिल्लाया। विक्रम शांत रहा और ठंडे स्वर में बोला, शोभा अय्यर, लक्ष्मण चाचा के लिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अभी बाहर निकल जाओ और मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, वरना बदनामी भी एक अपराध है। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। शोभा अय्यर ने जोर से चिल्लाया, श्रीमान सिंह, क्या मुझे तुम्हें बदनाम करने की जरूरत है? ठीक है, तुम कहते हो ये बदनामी है, तो मुझे बताओ, यह 80 मिलियन कहाँ से आया? यह मेरा अपना पैसा है, विक्रम ने ठंडे स्वर में दोहराया। शोभा अय्यर चिल्लाई, ठीक है, सख्त बनते रहो। मैं देखन आज चाहती हूँ कि पुलिस आने पर तुम कितने सख्त रहते हो। विक्रम ने और कुछ नहीं कहा। मीरा चुपके से उसके पीछे आए और फुसफुसाए, युवा मालिक विक्रम, अगर आप अभी रिटर्न प्रोसेस करते हैं तो आपको पूरा रिफंड मिल सकता है। मीरा का दिल दयालु था और उसे डर था कि विक्रम का पैसा वाकई संदिग्ध स्रोत से आया है, इसलिए वह चाहती थी कि विक्रम जल्दी से रिफंड प्रोसेस कर ले। इस तरह सारा पैसा वापस हो जाएगा और अपराध ज्यादा गंभीर नहीं होगा। बाहर पुलिस की गाड़ी आई। पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी बड़ी राशि की चोरी के बारे में सुना था। टीम लीडर अर्जुन ने विक्रम के पास आकर सलामी दी। महोदय, क्या यह महिला जो कह रही है वह सच है? वह झूठ बोल रही है। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे लगता है तुम ही झूठ बोल रहे हो। शोभा अय्यर चिल्लाई, तुम्हारा परिवार इतना गरीब है, क्या तुम्हें अपनी स्थिति नहीं पता? 80 मिलियन, क्या तुम्हारा परिवार 80 मिलियन जुटा सकता है? जांच में सहायता करने की कोई जरूरत नहीं, विक्रम ने हल्के से हंसते हुए कहा। हम इसे यहीं साफ कर सकते हैं। विक्रम ने अपना कार्ड अर्जुन को सौंपा और कहा,
आप इस कार्ड की उत्पत्ति की जांच कर सकते हैं, इस कार्ड में पैसे के स्रोत की जांच करें, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा, है ना? अर्जुन ने कार्ड लिया और उसे पास के किसी व्यक्ति को बैंक से संपर्क करने और जांच करने के लिए सौंप दिया। ये कार्ड, उस व्यक्ति ने कहा, स्वर्ण कॉर्पोरेशन का रजिस्टर्ड कार्ड है। इसमें मौजूद पैसा भी स्वर्ण कॉर्पोरेशन द्वारा ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा बैंक रिकॉर्ड के अनुसार स्वर्ण कॉर्पोरेशन का खाता हर महीने इस कार्ड में 10 मिलियन ट्रांसफर करता है। क्या आसपास की भीड़ एक साथ चिल्लाए, स्वर्ण कॉर्पोरेशन, क्या ये स्वर्ण मॉल का डेवलपर नहीं है? तो ये पैसा शोभा अय्यर से नहीं, बल्कि स्वर्ण मॉल से आया है। मेरे भगवान, तुमने हमारे स्वर्ण कॉर्पोरेशन का पैसा चुराया। चित्रा ने तुरंत जोर से चिल्लाया, तुम्हें हमारे पैसे चुराकर फिर हमारी ही दुकान में खर्च करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? क्यों न हम और जांच करें और पता लगाएं? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या आपको स्वर्ण कॉर्पोरेशन के चेयरमैन से संपर्क न ही करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है? यह है। अर्जुन असहज हो गया। स्वर्ण कॉर्पोरेशन का चेयरमैन, क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे कोई भी बस ऐसे संपर्क कर सकता है? उसी पल चित्रा अचानक उछल पड़ी, उत्साह से बोली, चेयरमैन आज निरीक्षण के लिए आए हैं, वे अभी ऊपर हैं, मैं अभी जाकर उन्हें ढूंढती हूँ। बोलने के बाद चित्रा ने विक्रम को तीखी नजरों से घूरा और चिल्लाए, लड़के, तुमने हमारे स्वर्ण कॉर्पोरेशन से चोरी करने की हिम्मत की। आज मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम स्वर्ण कॉर्पोरेशन से बाहर न निकल सको। विक्रम अपने हाथ पीछे रखकर खड़ा था, उसे नहीं पता था कि कार्ड स्वर्ण कॉर्पोरेशन का क्यों था, लेकिन उसे यकीन था कि आदित्य चौहान स्थिति को अच्छी तरह संभाल लेंगे। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि चित्रा जल्दी से फिर से नीचे दौड़ आए और वह स्पष्ट रूप से उत्साहित थी। कुछ लोग उसके पीछे थोड़ी दूरी पर चल रहे थे, जिनमें कोई और नहीं बल्कि आदित्य चौहान और ईशान थे। अरे श्रीमान सिंह, हमारे चेयरमैन और जनरल मैनेजर दोनों यहाँ हैं। चलो, अब तुम हमें बता सकते हो कि यह पैसा वाकई तुम्हारा है या नहीं? चित्रा ने दूर से चिल्लाया। चित्रा सबसे पहले दौड़कर आई, उत्साह से इशारा करते हुए, और कहने वाली थी, श्रीमान सिंह, तुम बेहतर होगा घुटने टेककर माफी मांगने को तैयार हो जाओ। तुरंत बाद आदित्य चौहान ने कुछ तेज कदम उठाए और विक्रम के पास आकर चिंतित होकर पूछा, भाई विक्रम, क्या हो रहा है? स्वर्ण कॉर्पोरेशन वह समूह था जिसे विक्रांत चौहान ने अपने हाथों से बनाया था। विक्रांत चौहान को हटाए जाने के बाद कॉर्पोरेशन का मालिकाना हक बदल गया और आदित्य चौहान नए चेयरमैन बन गए। आदित्य चौहान आज स्वर्ण मॉल के निरीक्षण के लिए आए थे जब उन्हें सुना कि किसी ने स्वर्ण कॉर्पोरेशन से कार्ड चुराया है और उसे नीचे पकड़ लिया गया है। वह सोच रहे थे कि क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर निकले, उन्होंने विक्रम को देखा और तुरंत स्तब्ध रह गए। अरे ये बिक्री सहायक, क्या ये बस मुसीबत नहीं ढूंढ रहे? विक्रम, क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वे उकसाने का जोखिम उठा सकते थे? शोभा अय्यर अवाक रह गई, आदित्य चौहान को अविश्वास से देखते हुए। तुम कौन हो? तुम किसी को कैसे मार सकते हो? स्वर्ण कॉर्पोरेशन का चेयरमैन कहाँ है? मैं ही स्वर्ण कॉर्पोरेशन का चेयरमैन हूँ, आदित्य चौहान ने ठंडे स्वर में कहा। अर्जुन तुरंत पास आया और बोला, श्रीमान आदित्य चौहान, नमस्ते। हमें एक शिकायत मिली है, इसलिए हम कुछ चीजों की जांच करना चाहेंगे। श्रीमान विक्रम सिंह के पास स्वर्ण कॉर्पोरेशन का रजिस्टर्ड कार्ड है और उन्होंने यहाँ 12 मिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। क्या स्वर्ण कॉर्पोरेशन को इसकी जानकारी है? आदित्य चौहान ने उसकी ओर देखा और कहा, हमें क्यों जानना चाहिए? अर्जुन हैरान रह गया। ये कैसा जवाब था? आदित्य चौहान ने कहा, विक्रम भाई स्वर्ण कॉर्पोरेशन के बोर्ड मेंबरों में से एक हैं। उनके पास जो कार्ड है वो उनका डिविडेंड कार्ड है। वे अपने पैसे को कैसे खर्च करना चाहते हैं, यह उनका निजी मामला है। क्या मुझे हर दिन उनके पीछे जाकर जांच करनी चाहिए? कमरे में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया, जिसमें शोभा अय्यर भी शामिल थी। उसका मुंह खुला रह गया और वह भूल गई कि उसे क्या करना था। विक्रम सिंह स्वर्ण कॉर्पोरेशन के बोर्ड मेंबरों में से एक है। ये कार्ड उनका डिविडेंड कार्ड था, यानी 80 मिलियन विक्रम का अपना पैसा था और हर महीने स्वर्ण कॉर्पोरेशन उनके कार्ड में 10 मिलियन ट्रांसफर करता था। शोभा अय्यर ने अचानक सिर हिलाया और जोर से कहा, असंभव, असंभव, ये सब झूठ है। विक्रम, तुमने इस व्यक्ति को साथ लाकर मेरे साथ दोहरा खेल खेलने की कोशिश की है ना? तुम वाकई स्वर्ण कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नहीं हो, तुम सब धोखेबाज हो। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश, यह असंभव है। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और सख्त स्वर में कहा, महोदया, अपने शब्दों पर ध्यान न दें।
ये सज्जन कानपुर के डायरेक्टर महेश चौहान के इकलौते बेटे हैं, प्रदेश के मंत्री संजय चौहान के भतीजे हैं और जनरल राकेश चौहान के पोते हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने स्वर्ण कॉर्पोरेशन का कार्यभार संभाला था और यह हमारे सिस्टम में दर्ज है। इस तरह बोलना, हम आप पर बदनामी का आरोप लगा सकते हैं। शोभा अय्यर तुरंत हक्का बक्का रह गई। अगर किसी और ने ये कहा होता तो शायद वह विश्वास न करती, लेकिन पुलिस कप्तान अर्जुन के मुंह से ये सुनकर उसे विश्वास करना पड़ा। महेश चौहान, संजय चौहान, राकेश चौहान, क्या इनमें से कोई भी ऐसा नाम नहीं था जो कानों में गूंजता हो? सब लोग हैरान रह गए, ये क्या मजाक है? शोभा अय्यर और चित्रा की आखिरी उम्मीद तुरंत टूट गई और उनके चेहरे और भी बदसूरत हो गए। विक्रम ने भी हल्की मुस्कान बिखेरी और कहा, तुमने मुझे बताया था कि यह स्वर्ण क्लब हाउस से डिविडेंड है, मुझे कैसे पता कि इसे स्वर्ण मॉल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? स्वर्ण क्लब हाउस के 3 सहायक समूह हैं, जिनमें से स्वर्ण कॉर्पोरेशन एक है। आदित्य चौहान ने कहा, इसके अलावा अमृत कॉर्पोरेशन और पूर्वी कॉर्पोरेशन भी है। ये कार्ड इन तीनों समूहों में से किसी में भी शेयरधारक का कार्ड माना जाता है। शोभा अय्यर लगभग टूट पड़ी। वो अमृत कॉर्पोरेशन से अनजान थी, लेकिन पूर्वी कॉर्पोरेशन को वह बहुत अच्छे से जानती थी। वह वही समूह था आज जिसे उसके पति लक्ष्मण अय्यर हमेशा सप्लाई करते थे। ये कहा जा सकता है कि लक्ष्मण अय्यर की वर्तमान संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा पूर्वी कॉर्पोरेशन की वजह से था। उनके लिए पूर्वी कॉर्पोरेशन कपड़े और भोजन देने वाला था। आमतौर पर वे पूर्वी कॉर्पोरेशन के एक छोटे से डिपार्टमेंट मैनेजर से मिलने पर भी बहुत विनम्र रहते थे। अर्जुन ने आदित्य चौहान की ओर देखा। वास्तव में बदनामी का मामला बड़ा या छोटा हो सकता था, लेकिन अगर आदित्य चौहान इस मामले को आगे बढ़ाने पर अड़े तो शोभा अय्यर निश्चित रूप से जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। आज हमें मिस मीरा को भी धन्यवाद देना चाहिए, विक्रम ने जारी रखा। उन्होंने कई दुकानों में हमें घुमाने की मेहनत की। ऐसी समर्पित कर्मचारी वाकई दुर्लभ हैं। आदित्य चौहान ने मीरा की ओर दूसरी बार देखा और मुस्कुराया। वाकई ऐसी युवा कर्मचारी को और अवसर देने चाहिए। ईशान, उन्हें और जिम्मेदारियां दो। हाँ हाँ हाँ, ईशान ने उत्साह से सिर हिलाया और जिम्मेदारियां देना का स्पष्ट मतलब था प्रमोशन। मीरा अभी भी सदमे में थी जब नलिनी ने उसे धीरे से धक्का दिया और फुसफुसाया, जल्दी चेयरमैन को धन्यवाद नहीं कहोगी? मीरा आखिरकार होश में आए और जल्दी से बोली, धन्यवाद चेयरमैन, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। अगर किसी को धन्यवाद देना है तो मेरे भाई विक्रम को दो, आदित्य चौहान ने हंसते हुए कहा। विक्रम ने हल्के से मुस्कुराया। औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं, हमें तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। अगर तुम न होती तो मुझे नहीं पता होता कि उनके लिए कपड़े कैसे चुनने हैं। आदित्य चौहान मूल रूप से विक्रम सिंह को व्यक्तिगत रूप से विदा करने वाला था, लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। जहां तक खरीदे गए सामान की बात है, उसने नलिनी को व्यवस्था करने को कहा कि वे उनके घर तक पहुंचाए जाएं, और फिर वह नीरव और अंजलि सिंह के साथ खरीदारी करने चला गया। अंजलि सिंह को हमेशा विक्रम के साथ दुकानों पर घूमना पसंद था। उसे बस एक आइस पॉप खरीदने से आधा दिन खुशी मिल सकती थी। विक्रम को अंजलि के साथ खरीदारी किए 3 साल हो गए थे। तीनों के पीछे रोहन अय्यर और समीर कुछ चमचों के साथ दांत पीसते हुए पीछा कर रहे थे। कुछ देर पहले बाहर उन्होंने शोभा अय्यर को ले जाए जाते देखकर हैरानी हुई थी। हालांकि इससे रोहन अय्यर बहुत गुस्सा हो गया। वह उस समय बाहर फोन पर बात कर रहा था और अंदर नहीं गया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि अंदर वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन वह बचपन से विक्रम के साथ बड़ा हुआ था और विक्रम को धमकाना उसकी आदत बन गई थी। यह महसूस करते हुए कि वह इस बार विक्रम को नहीं संभाल सकता, उसने तुरंत अपने हाथों से विक्रम से हिसाब चुकता करने की सोची। जल्द ही तीनों एक गली में मुड़ गए। अब हमारा मौका है, चलो, रोहन अय्यर ने तुरंत पने लोगों को लेकर गली के प्रवेश द्वार को रोक लिया। समीर घबराहट में पीछे हट गया, अपनी नाक पकड़ते हुए, और अस्पष्ट रूप से बड़बड़ाया, उसे सबक सिखाओ, उसे सबक सिखाओ। अरे तुम्हें जवाब देने की हिम्मत? रोहन अय्यर ने गर्जना की, उसे पकड़ो, उसके हाथ तोड़ दो। रोहन के लोग क्रूरता से आगे बढ़े। विक्रम ने कोई नरमी नहीं दिखाए और वह भीड़ में घुस गया, बवंडर की तरह झपट्टा मारते हुए। एक सीधे हमले के साथ उसके सभी हमलावर गली के दोनों तरफ गिर गए, कराहते हुए उठ नहीं पा रहे थे। रोहन अय्यर स्तब्ध रह गया। वे पहले विक्रम को बिना किसी डर के धमकाते थे क्योंकि वह कभी जवाब नहीं देता था। अब क्या हो रहा था? उसने 7-8 लोग लाए थे और सभी को धराशायी कर दिया गया। रोहन अय्यर ने मुश्किल से निगला। विक्रम की लड़ने की क्षमता के साथ वह विक्रम से लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता था? विक्रम, तुम्हें लगता है तुम मुझे डरा सकते हो?
रोहन अय्यर ने गुस्से में कहा, मैं कविता अय्यर का भाई हूँ। तुम मुझ पर उंगली भी उठाने की हिम्मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि कविता तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दे। ओह, अपने माता पिता को बुलाने के लिए तैयार, विक्रम ने तंज कसते हुए कहा और अचानक रोहन की टांगे पकड़ ली और दोनों को एक साथ मुड़कर तोड़ दिया। भाई लोग, मैं आप लोगों को बता दूं, कविता सिंह को बदल के कविता अय्यर किया गया है। अपने हाथ पीछे रखकर खड़े होकर विक्रम ने कहा, अपने पिता को बुलाओ, मैं यहीं इस गली में हूं। अगर वह जल्दी आता है तो शायद मुझे पकड़ लिया। अपनी टूटी टांगों को पकड़कर रोहन अय्यर दर्द से चिल्लाया और गर्जना की, तू गया, तू गया। मेरे पिताजी तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा। विक्रम ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और समीर के पास गया, वही किया और उसकी टांगे भी तोड़ दी, फिर धीरे धीरे उठा और आराम से चला गया। रोहन कांपते हुए अपने फोन को निकाला और कई बार विराज अय्यर को फोन करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। बिना किसी विकल्प के उसने अपनी मां निशा अय्यर को फोन किया। जब निशा अय्यर ने सुना कि उसके बेटे को पीटा गया है, वह तुरंत फोन पर चिल्लाने लगी, रुको रुको, मैं अभी लोगों को लेकर आ रही हूं। अरे यह विक्रम सिंह, इसे इतनी हिम्मत मेरे बेटे को मारने की, मैं उसकी टांगे तोड़कर बदला लूंगी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि विक्रम और उसके दो साथियों को सड़क पर रोक लिया गया। नेता कोई और नहीं बल्कि निशा अय्यर थी, जिसके साथ 7-8 लोग थे। रोहन अय्यर और समीर को दूसरों ने उठाकर लाया था। वह है, वह है। रोहन ने विक्रम की ओर इशारा किया और गर्जना की, माँ, उसने मुझे पीटा, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। निशा अय्यर का व्यवहार तुरंत ठंडा पड़ गया और वह विक्रम को घूरते हुए बोली, विक्रम सिंह, रोहन ने आखिर ऐसा क्या किया कि तुमने उसकी टांगे तोड़ दी? अगर तुम आज मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो मैं कसम खाती हूं, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। निशा अय्यर को तुरंत विजयी होने का एहसास हुआ। ओह, तो अब तुम्हें डर लग रहा है? अब तुम माफी मांग रहे हो? पहले ये क्यों नहीं सोचा? अगर माफी मांगने से काम चलता तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर फिर माफी मांग लूं, है ना? रोहन ने और जोर से चिल्लाया, माँ, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। उसकी माफी बेकार है, उसे सबक सिखाओ, मेरे लिए उसे पीट दो। और उस लड़की को, ये सब उसी की वजह से है, उसे पकड़ो और वापस लाओ, मैं खुद उससे निपटूंगा। विक्रम धीरे धीरे पास आया और आराम से बोला, जब मैंने कहा कि मैं गलत था तो इसलिए कि मुझे उसकी एक बांह भी तोड़ देनी चाहिए थी। फोन करने के लिए एक हाथ काफी है, मैंने उसे दो क्यों छोड़े? भीड़ तुरंत स्तब्ध रह गई। यह विक्रम बहुत घमंडी था। वह बिल्कुल माफी नहीं मांग रहा था। उसे पछतावा था कि वह पर्याप्त क्रूर नहीं था। विक्रम ने इन लोगों को आसानी से उड़ा दिया और स्ट्रेचर के पास गया, रोहन के हाथ पकड़ते हुए, चूंकि तुमने फोन कर लिया है, ये बाहें भी बेकार हैं। इन्हें भी तोड़ देना ही बेहतर है। ये कहकर विक्रम ने आराम से मोड़ा और रोहन की दोनों बाहें तुरंत टूट गईं। तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं तुमसे आखिरी सांस तक लड़ूंगी। निशा अय्यर चिल्लाए और आगे बढ़ी। निशा अय्यर तुरंत जम गई, फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं हुई और दांत पीसते हुए बोली, विक्रम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरा भाई जल्द ही यहाँ होगा और जब वह आएगा मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारा कोई ठिकाना न बचे। भाई आ रहा है। रोहन अय्यर खुशी से उछल पड़ा और उत्साह से विक्रम से बोला, तुम्हें पता है मेरा भाई कौन है? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा भाई कोई और नहीं बल्कि कानपुर विश्वविद्यालय परिसर का अंडरवर्ल्ड बॉस पंकज सिन्हानिया है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। बस रुको जब तक मेरा भाई यहाँ नहीं आता और देखते हैं तुम कैसे मरते हो। तुम क्या हो, एक गरीब जिसके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं। मेरे बेटे को मारने की हिम्मत? निशा अय्यर भी चिल्लाए, मेरा भाई समाज का आदमी है, बस देखो वह तुमसे कैसे निपटता है। विक्रम हंस पड़ा, दुनिया वाकई कितनी छोटी थी। फिर से पंकज सिन्हानिया। उनके आसपास तमाशा देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी और पंकज सिन्हानिया का नाम सुनकर अधिकांश लोग हैरान रह गए। अरे, सोचना पड़ता है, इतने लोगों में से इस लड़के ने पंकज सिन्हानिया के रिश्तेदारों को क्यों छेड़ा? अब तो इसने वाकई बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया। नया बछड़ा बाघ से नहीं डरता, इसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए, वरना ये सोचेगा कि वह अजय है। आसपास की भीड़ लगातार बकबक कर रही थी। छोटी एकांश लोग नाटक की प्रतीक्षा में उत्सुक थे। इस इलाके में पंकज सिन्हानिया की प्रतिष्ठा काफी जबरदस्त थी। निशा अय्यर और रोहन अय्यर और भी आत्मसंतुष्ट हो गए। उनकी नजरें विक्रम सिंह की ओर द्वेष से भरी थीं। घुटने टेककर माफी मांगना शुरू करो, और जब मेरा भाई आएगा मैं शायद उससे कहूं कि तुम पर थोड़ी नरमी बरते। निशा अय्यर ने घमंड से कहा।
विक्रम अपने हाथ पीछे रखकर खड़ा था, निशा अय्यर को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए, जैसे कि वह उसकी नजरों में थी ही नहीं। अभी भी मुझे अनदेखा कर रहा है, निशा अय्यर ने गुस्से में चिल्लाया। एक बार मेरा भाई यहाँ आ जाए, मैं तुम्हें मेरे अपमान की कीमत समझाऊंगी। आसपास के लोग भी हंगामा करने लगे और कई लोग कारों से उतरे, जिनमें से नेता वाकई पंकज सिन्हानिया था। तभी विक्रम बोला, क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? पंकज सिन्हानिया तुरंत रुक गया, उसका चेहरा लगभग विकृत हो गया। क्यों? कि उसने जबरदस्ती मुस्कान बनाई और कांपती आवाज में मुड़कर बोला, युवा मालिक विक्रम, आप यहाँ हैं। पंकज सिन्हानिया लगभग रोने की कगार पर था और जल्दी से कांपती आवाज में बोला, ये कैसे संभव हो सकता है? युवा मालिक विक्रम, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। अगर मुझे 10 गुना हिम्मत भी दी जाए, मैं आपका विरोध करने की हिम्मत नहीं करूंगा। लेकिन क्यों? आखिर क्या हो रहा था? कानपुर विश्वविद्यालय परिसर का अंडरवर्ल्ड बॉस एक 17 या 18 साल के हाई स्कूल के छात्र से डर रहा था। यहां तक कि अगर वह कानपुर के 4 महान परिवारों में से एक का उत्तराधिकारी होता, तो भी उसे इतनी डराने वाली शक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? क्या हो रहा था? निशा अय्यर और रोहन अय्यर अवाक रह गए। ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस व्यक्ति को उन्होंने मदद के लिए बुलाया था, वह वास्तव में विक्रम के प्रति श्रद्धालु था। आखिर क्या हो रहा था? हाँ बिल्कुल, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, पंकज सिन्हानिया ने चिंतित होकर कहा, ये जानते हुए कि अगर विक्रम उस पर विश्वास नहीं करता तो वह बर्बाद हो जाएगा। सब लोग हैरान थे। क्या पंकज सिन्हानिया वाकई अपने ही लोगों पर हमला कर रहा था? वह विक्रम से कितना डरता था। भाई, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? निशा अय्यर ने डर से चिल्लाया, तुम मुझ पर कैसे हाथ उठा सकते हो? क्या तुम भूल गए कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? मेरे पति ने तुम्हें अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाया था। क्या तुम अब हमारा साथ छोड़ने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर हम तुम्हें इस स्थान तक ला सकते हैं, तो हम तुम्हें उतना ही आसानी से नीचे भी ला सकते हैं। विक्रम, पंकज सिन्हानिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। निशा अय्यर चिल्लाते हुए अपने सेल फोन निकालकर अपने पति विराज अय्यर को फोन करने लगी। कई बार घंटी बजने के बाद दूसरी तरफ आखिरकार फोन उठा और एक हारी हुई आवाज आई, हेलो पति। निशा अय्यर चीखी, जल्दी आकर हमें बचाओ, हमारे लिए बदला लो। तुम्हारे बेटे की बाहें और टांगें टूट गई हैं, और मेरी टांग भी। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो हम मर जाएंगे। ये सब उस विक्रम सिंह की वजह से है। निशा अय्यर चिल्लाए, उसने रोहन की बाहें और टांगें तोड़ दी, और जब मैंने पंकज सिन्हानिया को बुलाया, जिसे तुमने खुद ऊपर उठाया था, न केवल उसने हमारी मदद नहीं की, बल्कि उसने मेरी एक टांग भी तोड़ दी। पति, तुम्हें मेरे लिए बदला लेना होगा। विक्रम सिंह। विराज अय्यर की आवाज तुरंत तनावपूर्ण हो गई, उनका लहजा कांप रहा था। कौन सा विक्रम सिंह? निशा अय्यर तुरंत हक्का बक्का रह गई। विराज अय्यर तीसरा अस्पताल के उपनिदेशक थे, एक उच्च पद जो मुख्य कारण था कि उनका परिवार दूसरों को बेरहमी से धमका सकता था। माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस नासमझ से माफी क्यों मांग रही हो? रोहन अय्यर ने चिंतित होकर कहा। निशा अय्यर ने रोहन को अनदेखा करते हुए नर्म स्वर में कहा, विक्रम, पुराने समय के लिए हमने इन वर्षों में तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन आखिरकार हम कविता अय्यर का परिवार हैं। कविता के लिए कृपया हमें माफ कर दो। क्या कविता अय्यर मेरे साथ रहकर कोई इज्जत रखती है? विक्रम ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। निशा अय्यर तुरंत अवाक रह गई। अगर कविता अय्यर भी मदद नहीं कर सकती थी, तो वे इसे कैसे सुलझाएंगे? ये कहकर विक्रम नीरव और अंजलि सिंह के साथ चला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। सभी ने सोचा था कि वे पंकज सिन्हानिया को विक्रम को पीटते हुए देखेंगे, लेकिन जो हुआ वह उनकी कल्पना से परे था। यह विक्रम सिंह आखिर कौन है? नदी विहार में एक शांत और शानदार छोटे रास्ते पर कई युवा लोग टहल रहे थे, लगातार तस्वीरें खींच रहे थे और उन्हें अपने सोशल सर्कल में पोस्ट कर रहे थे। इन लोगों का नेता लगभग 20 साल का एक युवक था, गोरी त्वचा और सुंदर चेहरा, एक भारी मेकअप वाली लड़की को पकड़े हुए, चलते हुए और गर्व से विभिन्न स्थानों की ओर इशारा करते हुए। यह नदी विहार कानपुर की तो बात ही छोड़ो, पूरे उत्तर प्रदेश में शीर्ष विला क्षेत्रों में से एक है। शानदार वातावरण, अच्छी लोकेशन और यहाँ रहने वाले लोग, अगर अमीर नहीं तो निश्चित रूप से रसूखदार हैं। यही असली धनी क्षेत्र जैसा दिखता है। कुणाल भाई के नाम से जाना जाने वाला युवक गर्व से बोला, मैं दूसरी जगहों के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन इस नदी विहार में आपको मुझे ढूंढना होगा।
मैं निश्चित रूप से उपयोगी हूँ। मेरा भाई नदी विहार का सुरक्षा कप्तान है। क्या तुम्हें पता है सुरक्षा कप्तान क्या करता है? भीड़ ने एक साथ सिर हिलाया और कुणाल भाई ने आत्मसंतुष्टि से समझाया। ये प्रॉपर्टी मैनेजर जैसा है। इस नदी विहार की प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा मेरे भाई के नियंत्रण में है। सचमुच, भीड़ हैरान थी। इतने धनी आवासीय क्षेत्र की प्रॉपर्टी का प्रबंधन करना, यह कोई साधारण व्यक्ति का काम कैसे हो सकता था? बिल्कुल, कुणाल भाई ने डींग मारी। दूसरी जगहों पर तथाकथित सुरक्षा कप्तान कुछ नहीं बल्कि प्रवासी मजदूर होते हैं। लेकिन नदी विहार अलग है। यहाँ सुरक्षा कप्तान के पास बहुत सारी शक्ति होती है। और सुरक्षा कप्तान का पद ऐसा नहीं है कि कोई भी आसानी से ले ले, समझे? कुणाल भाई बहुत खुश था। उसका घमंड बहुत हद तक संतुष्ट हो गया था। सभी को इधर उधर घुमाने के बाद जैसे ही वे जाने वाले थे, उसने अचानक दूर से 3 लोगों को चलते हुए देखा। वह एक पल के लिए रुका, फिर जल्दी से भीड़ को लेकर उनके पीछे गया। कुणाल अय्यर और रोहन अय्यर एक ही तरह के थे। दोनों दूसरों को नीचा दिखाते थे। शुरुआती वर्षों में दोनों ने विक्रम को नीचा दिखाया था और हमेशा उसके और कविता अय्यर के रिश्ते का विरोध किया था। जब रोहन अय्यर विक्रम को धमकाता था, कुणाल अय्यर आमतौर पर वहीं पास में मदद करता था। अक्सर रोहन सामने का दरवाजा रोकता था जबकि कुणाल विक्रम को पीछे के दरवाजे पर फंसाता था। शुरुआती वर्षों में विक्रम को उनके हाथों बहुत कुछ सहना पड़ा था। कुणाल अय्यर का ध्यान ज्यादातर विक्रम के बगल में चल रही नीरव पर था। नीरव ने सफेद ड्रेस पहनी थी और हालांकि उसके बाल बिना स्टाइल के थे, वे साफ और व्यवस्थित थे। इसके अलावा नीरव के बालों की गुणवत्ता शानदार थी, कमर तक लहराते हुए, उसकी त्वचा के साथ जो किसी भी महिला को जलन पैदा कर सकती थी। बर्फ की तरह शुद्ध, वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई देवी पृथ्वी पर उतरी हो, जो कई दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। ऐसी खूबसूरत महिला विक्रम जैसे गरीब लड़के के साथ कैसे हो सकती थी? कुणाल अय्यर ने दांत कसकर भींचे। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और सख्त स्वर में बोला, मुझे नहीं लगा था कि 3 साल बाद तुम्हें देखकर तुमने चोरी करना भी सीख लिया है। क्या नदी विहार में चुपके से घुसकर क्या करने आए हो? क्या तुम अपनी आंखें नहीं खोलते और साफ नहीं देखते? क्या ये तुम जैसे बेकार लोगों के लिए जगह है? विक्रम सिंह की भौहें तन गईं। आज वाकई उसका दिन नहीं था। वह जहां भी जाता, उसे शोभा अय्यर के रिश्तेदारों से टकराना पड़ता था। लेकिन ये भी ठीक था। अब समय आ गया था कि वह उनके साथ हिसाब बराबर कर ले। कुणाल अय्यर, अपनी जुबान संभाल, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। कुणाल अय्यर ने तंज कसते हुए कहा, ओह, तुम इतने शर्मनाक काम करने की हिम्मत करते हो और फिर डरते हो कि लोग इसके बारे में बात करेंगे। विक्रम ने जवाब दिया, मैंने ऐसा कौन सा शर्मनाक काम किया? कुणाल ने अपनी आवाज ऊंची की, नदी विहार में चुपके से घुसना, यहां चोरी करने की कोशिश करना। क्या ये शर्मनाक नहीं है? मैं नदी विहार में कैसे चुपके से घुसा? विक्रम ने गहरी आवाज में कहा, और तुम्हारी किस आंख ने मुझे यहाँ चोरी करते देखा? अरे, तुम वाकई गंगा नदी तक नहीं मानोगे। कुणाल ने गुस्से में चिल्लाया, नदी विहार की सुरक्षा बेहद सख्त है। यहाँ के निवासियों या उनके द्वारा लाए गए मेहमानों के अलावा किसी और को अंदर आने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि नवीनीकरण करने वाले मजदूरों को भी पूरे समय सुरक्षाकर्मी साथ रहते हैं। विक्रम, तुम ये तो नहीं कह रहे कि तुम्हारा कोई दोस्त यहाँ रहता है जिसने तुम्हें अंदर बुलाया, है ना? विक्रम ने सिर हिलाया, मेरा कोई दोस्त यहाँ नहीं रहता। बिल्कुल, मुझे पता है कि तुम्हारा कोई दोस्त यहाँ नहीं रहता। कुणाल ने चिल्लाया, तुम जिन गरीब लोगों के साथ घूमते हो, उनके साथ तुम्हें ऐसी जगह में घुसने के लिए कई जन्म चाहिए होंगे। क्या ऐसा है? विक्रम ने कुणाल की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तो तुम यहाँ कैसे आए? अरे, अब तुम मुझसे सवाल करने की हिम्मत कर रहे हो? कुणाल ने गुस्से में चिल्लाया। बस उत्सुकता थी। विक्रम ने जवाब दिया, क्या तुम यहाँ मकान मालिक हो या किसी ने तुम्हें आमंत्रित किया? मेरे यहाँ आने या न आने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कुणाल की नजरें टिमटिमाईं और उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं यहाँ मकान मालिक हूँ, तो क्या तुम हमारे समुदाय में चोरी करने के इरादे से घुसे हो? मैं इसे कैसे चुपचाप देख सकता हूँ? ये कहने के बाद कुणाल अपमानित महसूस करते हुए गुस्से में चिल्लाया, अरे, मैं तुम जैसे छोटे मोटे चोर के साथ अपनी सांसें क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? चलो, पहले उसे काबू में करो, फिर बात करेंगे। कुणाल के साथियों ने तुरंत उन्हें घेर लिया। उनकी आंखों में आत्मसंतुष्ट ठंडी हंसी थी। विक्रम के साथ एक अत्यंत सुंदर महिला थी और वे विक्रम को अच्छी तरह से पीटना चाहते थे ताकि उस सुंदरता के सामने अपनी मर्दानगी दिखा सकें। मौत की तलाश में विक्रम ने ठंडी चीख मारी और एक कदम आगे बढ़ा, अपने सभी हमलावरों को आसानी से जमीन पर गिरा दिया। यह
ये कैसे संभव है? कुणाल ने दांत पीस लिए और फिर जोर से चिल्लाया, विक्रम, तुम नदी विहार में लोगों को मारने की हिम्मत करते हो। तुम पूरी तरह से खत्म हो, बिल्कुल खत्म। इतने समय में किसी ने भी नदी विहार में हंगामा करने की हिम्मत नहीं की। बस तुम इंतजार करो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? प्रतीक अभी अभी मौके पर पहुंचा था और तुरंत चिल्लाने लगा, यहाँ कौन हंगामा कर रहा है? प्रतीक का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और उसने विक्रम की ओर तिरछी नजर से देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, लड़के, किसने तुम्हें नदी विहार में अपराध करने की हिम्मत दी? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह क्षेत्र मेरी सुरक्षा में है? प्रतीक और उसके सुरक्षा गार्ड आज सिक्योरिटी रूम में थे, इसलिए उन्हें विक्रम के यहाँ आने की खबर नहीं थी। वह यहाँ लंबे समय से था और यहाँ के सभी मकान मालिकों से परिचित था, इसलिए उसने सीधे निष्कर्ष निकाला कि विक्रम यहाँ चोरी करने आया था। तुम यहाँ रहते हो? कुणाल हंस पड़ा। विक्रम, तुमने न केवल चोरी करना सीखा, बल्कि अब तुम डींग मारना भी सीख गए हो। तुम्हारे परिवार की स्थिति के साथ तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ रहते हो। तुम्हारे माता पिता गुप्ता मशीनरी फैक्ट्री में साधारण मजदूर हैं और तुम एक जर्जर पुराने घर में रहते हो, और अब तुम कह रहे हो कि तुम नदी विहार में रहते हो। तुम ये क्यों न बड़ी ये कहते कि तुम दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में रहते हो? प्रतीक ने विक्रम को तिरस्कार भरी नजर से देखा और ठंडे स्वर में कहा, लड़के, क्या तुम वाकई सोचते हो कि मुझे बेवकूफ बनाना आसान है? मैं नदी विहार के हर परिवार को जानता हूं। तुम मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, साफ साफ बता, तुम यहाँ वास्तव में किस लिए आए हो? थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूं। अपने लोगों और इन चोरों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं इसे नजरअंदाज कर सकता हूं। अरे, लगता है तुम वाकई जीना नहीं चाहते। प्रतीक ने हाथ हिलाया और गुस्से में चिल्लाया, उसे सबक सिखाओ। प्रतीक के साथ के लोग, जो नदी विहार के सुरक्षा गार्ड होने का दावा करते थे, वास्तव में प्रतीक के साथ पहले से घूमने वाले छोटे मोटे गुंडे थे। उनके पास कोई और हुनर नहीं था, लेकिन वे लड़ झगड़े में माहिर थे। उन्होंने विक्रम को घेर लिया और उस पर गालियां देने लगे। अरे, ये युवती बुरा नहीं है। लड़की से मत उलझो, बाद में उससे सिक्योरिटी रूम में ले जाओ ताकि हम उससे ठीक से पूछताछ कर सकें। यह अच्छा विचार है। ही। ये लोग अश्लील हंसी हंसने लगे और प्रतीक की नजर भी नीरव पर टिक गई। उसका चेहरा वासना की चमक से भरा था। विक्रम अपने हाथ पीछे रखकर खड़ा था और जैसे ही एक युवक ने डंडा नीचे लाया, विक्रम ने अचानक अपना पैर उठाया और उस युवक को उड़ा दिया। वह युवक कई बार छटपटाया लेकिन उठ नहीं सका। विक्रम को उनकी गंदी बातों से नफरत थी, इसलिए उसने उस किक से उसकी कुछ पसलियां तोड़ दी। भीड़ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और प्रतीक सबसे पहले गर्जना करने लगा, अरे, यह जवाब देने की हिम्मत करता है, इसे सबक सिखाओ। मैं करूंगा। अरे, आज चाकू न लाना गलती थी, मुझे इसे काट देना चाहिए था। भीड़ चिल्लाए और उस पर टूट पड़ी, लेकिन विक्रम बेपरवाह था और उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। एक झटके में ये सभी लोग जमीन पर गिर गए। आखिरी वाला एक गंजा आदमी था, वही जो चाकू न लाने की शिकायत कर रहा था। विक्रम ने उसके हाथ से डंडा छीन लिया और क्रूरता से उसके कंधे पर मारा। डंडा तोड़ दिया और उसका आधा शरीर ढह गया। विक्रम ने चीखते हुए गंजे आदमी को जमीन पर फेंक दिया और उसके मुंह पर पैर रखकर उसकी चीखें रोक दी। ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुम आज चाकू नहीं लाए, वरना तुम्हारा यह आधा शरीर कट गया होता। गंजे आदमी की आंखों में डर भर गया। उन्होंने पहले कई लड़ाइयां लड़ी थीं, लेकिन उन्होंने कब बड़ी ही किसी को विक्रम की तरह इतनी बेरहमी से मारते नहीं देखा था। तुम क्या करना चाहते हो? प्रतीक हकलाया, मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह नदी विहार है, यहां तुम हंगामा नहीं कर सकते। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बुला लो पुलिस को। क्या? प्रतीक तुरंत हक्का बक्का रह गया। अगर विक्रम सिंह को पुलिस से भी डर नहीं था, तो वह विक्रम को कैसे धमकाएगा? प्रतीक ने दांत पीसते हुए कहा, यह नदी विहार है। क्या तुम्हें पता है कि नदी विहार में हंगामा करना कितना गंभीर है? विक्रम ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, यहाँ मैं रहता हूँ। तुमने बाहरी लोगों के साथ मिलकर मुझ पर हमला किया और मैंने कानूनी रूप से अपनी आत्मरक्षा की। ये हंगामा करना कैसे हुआ? तुम हिम्मत करते हो ये दावा करने की कि नदी विहार में तुम जैसा कोई निवासी नहीं है? प्रतीक ने जोर से चिल्लाया। क्या ऐसा है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को फोन करके जांच करना ज्यादा समझदारी होगी। जांच की कोई जरूरत नहीं।
प्रतीक ने अपना वॉकी टॉकी निकाला और गुस्से में कहा, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए कि तुम गलत हो, मैं आज इसे साफ कर दूंगा। विक्रम की जानकारी देने के बाद ज्यादा समय नहीं बीता कि जवाब आ गया। चलो, मैंने इसे स्पीकर पर डाल दिया है, ध्यान से सुनो, प्रतीक ने गर्व से कहा और आवाज चलाई। कप्तान प्रतीक, जिस श्रीमान विक्रम सिंह का तुमने अभी जिक्र किया, वह वाकई नदी विहार में एक प्रॉपर्टी मालिक है क्या? प्रतीक तुरंत अवाक रह गया और उसके बगल वाले लोग भी स्तब्ध थे, खासकर कुणाल अय्यर, जिसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। क्या मजाक है? कुणाल ने चिल्लाया, तुम जरूर गलत हो। वह यहाँ प्रॉपर्टी मालिक कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल असंभव है। कानपुर के उन बड़े लोगों में जो ऐसी अलग अलग विला के मालिक हो सकते थे, निश्चित रूप से कानपुर में प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। और विक्रम सिंह न केवल उसके पास सबसे शानदार विला थे, बल्कि मुख्य बात यह थी कि उसके पास 3 विला थे। यह विक्रम सिंह आखिर कितना अविश्वसनीय व्यक्ति था। पूरे कानपुर में देखें तो कितने लोग ऐसी ताकत रखते हैं। जब दूसरी तरफ वाले व्यक्ति ने सुना कि प्रतीक की आवाज में कुछ गड़बड़ थी, उसने जल्दी से कहा, कप्तान प्रतीक, क्या हुआ? तुम अचानक श्रीमान विक्रम के मामलों की जांच क्यों कर रहे हो? तुमने अभी बाहर जाकर श्रीमान विक्रम सिंह का अपमान तो नहीं किया ना? कुछ बोलो। प्रतीक के होंठ कांपने लगे। वह इस समय क्या कह सकता था? यह अपमान से कहीं ज्यादा था, ये तो पूरी तरह से दुश्मनी थी। अरे बेकार लोग, दूसरी तरफ वाले ने गुस्से में कहा, तुम कहाँ हो? मेरे लिए रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। प्रतीक ने कांपते हुए अपनी लोकेशन बताए और ज्यादा देर नहीं हुई कि कई सुधारी लोग तेजी से दौड़ते हुए आए। मौके की स्थिति देखकर मैनेजर के पैर कमजोर पड़ गए और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। वह दौड़कर आया, प्रतीक और दूसरों को पूरी तरह अनदेखा करते हुए जल्दी से विक्रम के पास पहुंचा और कांपती आवाज में कहा, श्रीमान विक्रम, मुझे वाकई बहुत खेद है, वाकई बहुत खेद है। मैं हम आर्य कर्मचारियों की गलती के लिए आपसे अपनी सबसे सच्ची माफी व्यक्त करना चाहता हूं। प्रतीक और कुणाल अय्यर पूरी तरह से अवाक रह गए। अब उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया था कि विक्रम वाकई नदी विहार का एक मालिक था। विक्रम अपने हाथ पीछे रखकर खड़ा था, मैनेजर को लगभग मुस्कुराते हुए चेहरे से देखते हुए, तुम वाकई समय पर पहुंचे। अगर तुम और देर कर देते तो मुझे लगता है कि ये और लोगों को बुलाकर मुझे पीटने की कोशिश करते। मैनेजर को तुरंत ठंडा पसीना छूट गया और उसने जल्दी से कहा, कृपया शांत हो जाएं, श्रीमान विक्रम। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले में आपको संतोषजनक जवाब मिलेगा। मैं प्रतीक के होंठ लगातार कांप रहे थे और वह एक भी सुसंगत वाक्य नहीं बोल पाया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या तुम बहरा हो या गूंगा? मैनेजर ने गुस्से में डांटा, आगे बढ़कर प्रतीक के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा, बोलो। फिर तुम? मैनेजर गुस्से में था, प्रतीक की ओर इशारा करते हुए, प्रतीक, लगता है तुम वाकई अपनी नौकरी नहीं चाहते। तुमने शेर का दिल और चीते का जिगर खा लिया है, जो नदी विहार में किसी को भी लाने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा पिछवाड़ा है, जहां तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? प्रतीक और कुणाल अय्यर तुरंत स्तब्ध रह गए। विक्रम उन्हें पूरी तरह से सजा देने की तलाश में था। अगर वाकई पुलिस बुलाई गई तो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स पूरे करवा देना। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत आगे तक ले जाता है। जल्दी से लाइक करो, कमेंट जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। टारगेट पूरा हुआ तो अगला धमाकेदार वीडियो आज ही लेकर आऊंगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नाइट स्टोरीज चैनल पर। सभी नई कहानियों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।